हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू iTube क्लासेस। दोस्तों आज है 9 जुलाई 2021 और मैं आपके लिए लेके आया हूं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आप हमारे प्लेटफॉर्म को जो है iTube क्लासेस को कई सारे प्लेटफॉर्म पे जो है ज्वाइन कर सकते हो, जैसे आप इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे। इसका लिंक आपको जो है दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको डेली PDF चाहिए, करंट अफेयर चाहिए, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो। तो रोज की तरह आज के न्यूज़पेपर से कुछ मैं सिलेक्टेड चीज़ें आपके लिए निकाल के लेके आया हूँ और वो रहेंगी, जैसे पहले पेज पे आपका GS पेपर 2 से हम लोग कवरिंग करेंगे कोर्ट एंड सोशल मीडिया। भैया सरकार पीछे ही पड़ गया है सोशल मीडिया नेटवर्क्स के, और अभी कोर्ट ने भी जो है उनके फेवर में कुछ भी नहीं बोला है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो दिल्ली में राइट्स हुए थे, हिंदू मुसलमान दंगे हुए थे पिछले साल, उसको लेके ये न्यूज़ है, तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको हम लोग देखेंगे। अगली जो न्यूज़ हम लोग करने वाले हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, इसमें पाकिस्तान और इंडिया का क्या रोल है, क्या उसने नया स्टेटमेंट दिया है, इंडिया के ऊपर क्या रिएक्शन उसका रहा है कश्मीर को लेके, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। GS पेपर 2 से आपका इसको कवर करेंगे। उसके बाद आता है पेज नंबर 13 से मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन। आपको पता है इस बार जो है मोदी जी ने अपनी जो अपनी कैबिनेट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसको एक्सपैंड किया है। कई सारी नई मिनिस्ट्रीज क्रिएट की हैं, कई सारी पुरानी मिनिस्ट्रीज को इधर उधर मर्ज किया है और कई सारे मिनिस्टर्स को यहाँ पे ऐड किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, जिसके बारे में सब लोग चर्चा कर रहे हैं, अमित शाह जो है इसको हेड करेंगे। ये क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, थोड़ी इसके बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगली हम लोग बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। ये आज के एडिटोरियल वाले सेक्शन से मैंने लिया है कि कैसे हम जैसे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को इंश्योर कर सकते हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे। अगली जो न्यूज़ है दैट इज अबाउट पार्लियामेंट्री पैनल, GS पेपर 2। देखिए लास्ट वाला जो आर्टिकल है ना, ये आपका द हिंदू से है। सुबह सुबह मुझे किसी ने ये भेजा था तो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, तो आपको करवा देता हूँ। ठीक है, तो आज एक बोनस पॉइंट हो गया आपके लिए। इस बोनस पॉइंट के लिए आप क्या करोगे, आप जो है कि एक्स्ट्रा लाइक दोगे इस वीडियो को। चलिए जी, तो ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए पिछले साल दोस्तों दंगे हुए थे दिल्ली के अंदर, है ना। और ये दंगे किस लिए कैसे हुए थे, देखिए इस दंगों की जो खबर फैलाई गई थी ना, या जो भी रूमर्स फैलाए गए थे, वो फैलाए गए थे सोशल मीडिया के थ्रू, जिसमें फेसबुक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। अब ये दंगे वंगे हो गए, वो सारे केस तो चल ही रहे हैं, दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन अभी क्या है, दिल्ली की जो सरकार है, यानी कि केजरीवाल की जो सरकार है, इसने एक कमेटी बनाई थी जिसमें इन्होंने कहा कि हम लोग एक हारमनी कमेटी बना रहे हैं, समझ रहे हो, हारमनी कमेटी। तो हारमनी कमेटी का, पीस एंड हारमनी कमेटी उन्होंने बनाई अपने अपने लेजिस्लेटर्स की, और उन्होंने फेसबुक को नोटिस भेजा कि भैया आप भी आइए, आप भी जवाब दीजिए। तो उसके मामले में ये सारा कुछ है। देखिए जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, जो भी हो, ठीक है, इनको फ्रीडम है। फ्रीडम कैसी है, देखिए ये सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं, ये कंटेंट क्रिएट नहीं करते हैं। आप जो भी चीज़ फेसबुक के ऊपर डालते हो या इंस्टाग्राम के ऊपर डालते हो, उसके लिए फेसबुक इंस्टाग्राम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप रिस्पॉन्सिबल हो, बिकॉज यू आर द वन हु इज क्रिएटिंग दैट कंटेंट, हु इज राइटिंग दैट पीस ऑफ राइटिंग। ये लोग थोड़ी क्रिएट कर रहे हैं, तो इसीलिए उनको कानून रूप से प्रोटेक्शन अवेलेबल है, नॉट ओनली इन इंडिया बट थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, कानून उनको अवेलेबल है। अब देखिए ये लोग कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, लोगों को अपनी फ्रीडम को एक्सप्रेस करने का एक प्लेटफॉर्म देते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। ऑल ओवर द वर्ल्ड सोशल मीडिया ने बहुत मैजिकल काम किए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उस मैजिकल काम के पीछे थोड़ा बहुत जो फेक न्यूज वाला प्रॉब्लम है वो भी तो है। र्यूमर्स जो फैलते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, है ना, फेक न्यूज जो फैलती हैं सोशल मीडिया के थ्रू। अभी कुछ टाइम पहले चल रहा था कि यूनाइटेड नेशन ने इंडियन एंथम, नेशनल एंथम को जो है वो बेस्ट नेशनल एंथम डिक्लेयर किया। अरे भैया कोई नेशनल एंथम का कंपटीशन थोड़ी है वहाँ पे। और ऐसा तो ये इस तरह की जो फेक न्यूज़ चलती है ना, और चलिए ये तो फिर चलो फिर भी ठीक है, जो कोई ज़्यादा हार्म नहीं कर रही है किसी को। जैसे किसी पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ के लिए फेक न्यूज़ चलाई जाती है, जैसे मुस्लिम्स के लिए चलाई जाती है, सिखों के लिए या हिंदू, किसी के लिए भी बोल सकते हो, वीमेन के लिए फेक न्यूज़ चलाई जाती हैं। वो जो फेक न्यूज़ होते हैं ना, वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। स्पेशली जब दंगे होते हैं, जब राइट्स होते हैं, कम्युनल राइट्स होते हैं, उस समय पे वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसका मतलब इसको रेगुलेट करना ज़रूरी है, क्योंकि फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, है ना। तो ये सारा का सारा मामला है। इनका कहना ये है कि सर हम लोग तो कंटेंट को क्रिएट नहीं करते हैं, थर्ड पार्टी कंटेंट को क्रिएट करते हैं, इसीलिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। तो इस कमेटी को इन्होंने ये बोला। अब ये केस चला गया था कहाँ पे, ये केस गया हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने इनको पता क्या बोला, डांट लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने वैसे यहाँ पे दो बात बोली। पहली तो उन्होंने बोली वो कमेटी को जो केजरीवाल ने जो है बनाई है, उस कमेटी को बोला है कि ठीक है आपने कमेटी बना दी है, लेकिन आप जज न मत बनो।
ठीक है, आप जो है वर्डिक्ट मत सुनाना, वो काम जज जुडिशरी का होता है। लेकिन दूसरी बात इन्होंने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बोली, इन्होंने कहा कि सर आप लोग इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे लोगों के प्राइवेसी के अंदर इंट्रूड करते हो, लोगों की प्राइवेट डेटा चुराते हो, आप भी कम नहीं हो, है ना। आप जो है एक मास सर्कुलेशन मीडिया हो, जैसे न्यूज़ चैनल्स होते हैं ना, जैसे आज तक है या एनडीटीवी है, वो भी तो मास सर्कुलेशन मीडिया है, आप भी उसी तरह से काम कर रहे हो, इसीलिए आप भी रिस्पॉन्सिबल हो। इंडिया के अंदर करोड़ों लोगों का फेसबुक पे अकाउंट है, करोड़ों लोग फेसबुक पे न्यूज़ शेयर करते हैं, तो इसका मतलब अगर कोई फेक न्यूज़ वहाँ पे शेयर की जाती है या कोई कम्युनल चीज़ वहाँ पे शेयर की जाती है, इसका मतलब करोड़ों लोगों के पास वो खबर जाती है और उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। दैट इज़ वाई यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकते। तो आपको जो प्रिविलेज मिला हुआ था, स्पेशल जो आपको ट्रीटमेंट हम लोग करते थे, अभी वो नहीं मिलेगा। यू आर जस्ट अ बिजनेस, नथिंग एल्स। आखिर ना आखिर आप एक कंपनी हो ना, आप ही एक प्राइवेट कंपनी हो जिसका काम क्या है, पैसे कमाना और अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देना। तो ये जो आप बड़ी बड़ी बातें करते हो ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सर ये ना सब बातें कहने की हैं, पर्दे के पीछे आपको सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है, ठीक है, वही आपका पर्पस है। ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट भी है, हॉलीवुड फिल्में देखता है ना। अगर आपने स्पाइडरमैन देखा तो उसके अंदर ये डायलॉग है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे कई लोगों ने बोला इस चीज़ को, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला है कि आपको भी हम लोग रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे ठहरा सकते हैं। देखिए ऐसा तो नहीं होगा कि मार्क जुकरबर्ग के अगेंस्ट में जो है 10 साल की सजा सुनाएगा कोर्ट, क्योंकि वो तो वायलेंस में शामिल नहीं थे, लेकिन प्लेटफॉर्म भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल यहाँ के इसके लिए है, ऐसा कोर्ट ने बोला है। ठीक है, चलिए अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है हमारे कश्मीर से रिलेटेड है, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं। ये 1969 में बनाई गई थी। 57 मेंबर कंट्रीज इसके अंडर अभी हैं। ये सारे के सारे जो है मोस्टली इसमें से जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, और इनका यही इनका मोटिव भी है कि हम लोग जो है दुनिया में एक पीस के लिए, इंटरनेशनल पीस के लिए और मुस्लिम ब्रदरहुड को, मुस्लिम वर्ल्ड के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करेंगे। ठीक है, 57 कंट्री मेंबर्स हैं, रशिया और थाईलैंड, ठीक है, ये भी इसके ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। लेकिन देखो आपको थोड़ा जान के अचरज होगा कि इंडिया जो है वो दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट मुस्लिम नेशन है, उसके बावजूद भी इंडिया इसका पार्ट नहीं है, जबकि पाकिस्तान इसका पार्ट है। ठीक है, तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग हो सकता है आपके लिए। और बहुत सारे मुद्दे ऐसे रहे हैं जिसके ऊपर ये ओआईसी जो है वो इंडिया के अगेंस्ट में स्टैंड लेता है, जैसे कश्मीर वाले मुद्दे पे वो इंडिया के अगेंस्ट में स्टैंड लेता है, और कई बार इंडिया को वो नोटिस भेज चुका है, मैसेज करता है कि इंडिया को ये सब नहीं करना चाहिए। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हैं। लेकिन ये तो चलो अलग बात हो गई, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओआईसी के जितने भी मेंबर्स हैं, पाकिस्तान को छोड़ दो अगर आप, मोस्टली कंट्रीज के साथ इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। ठीक है, खासकर यूएई, है ना, यूएई के साथ इंडिया के इतने अच्छे रिलेशनशिप हैं, आप मतलब बहुत बेस्ट बेस्ट आप कह सकते हो। 2018 में बांग्लादेश ने इंडिया का नाम प्रपोज किया था ओआईसी को कि इंडिया को भी इसका मेंबर बनाया जाए। ठीक है, बांग्लादेश ने, याद रखो बांग्लादेश के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन हैं, और जिसको पाकिस्तान ने अपोज किया था इस प्रपोजल को, उसके बाद जो है इसको प्रपोजल को ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन 2019 में जो भी ओआईसी के मेंबर है ना, उनके फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर इंडिया को इनवाइट किया गया था। और ये किसके कहने पे किया गया था? यूएई के कहने पे किया गया था, है ना, हमारे साथ अच्छे रिलेशन है। हालांकि पाकिस्तान ने इसको भी अपोज किया था, लेकिन उसकी ज़्यादा सुनी नहीं गई, इग्नोर कर दिया गया, और फाइनली इंडिया को 2019 में इनवाइट कर लिया गया। इसका मतलब ये है कि अभी ओआईसी इंडिया को एक एज अ मेंबर और ऑब्जर्वर रिकग्नाइज करना शुरू किया। हो सकता है फ्यूचर में हम लोग इसमें इन्वॉल्व भी हो जाएं। और ये कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है भाई, यूनाइटेड नेशन और यूरोपियन यूनियन के अंडर में भी इनके परमानेंट डेलीगेशन होते हैं, मतलब वहाँ पे भी इनको बुलाया जाता है। ठीक है, ये सारे का सारा मामला है। अभी आपको ये पता है कि कश्मीर वाले मुद्दे पे क्या सीन चल रहा है। कश्मीर वाले मुद्दे पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इशू चल रहे हैं, और वो चीज बातचीत नहीं कर रहे हैं, जिसका कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है। तो अभी ओआईसी ने बोला है कि हम आपके बीच में जो है एक नेगोशिएशन करवा सकते हैं। इंडिया ने बोला है कि देखिए चुप रहिए सर, ये मेरा घर का मामला है, मैं अपने आप सलट लूंगा इससे। ठीक है,
तो आप जो है पाकिस्तान के प्रेशर में आके ऐसे अलूल जलूल बयान मत दीजिए। उन्होंने अभी कहा कि कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, भारत की सरकार कश्मीर के लोगों के वेलफेयर को इग्नोर कर रही है, इसीलिए हम लोग इंडिया के साथ बातचीत करवाने को तैयार हैं। इंडिया ने उसके अगेंस्ट में बोला है कि सर प्लीज़ आप अपने हमारे से दूर रहिए, हमारा मामला है, हम खुद इसको बातचीत करके निपटा लेंगे, पाकिस्तान के प्रेशर में मत आइए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मामला था। अगली हम लोग बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के बारे में बात करेंगे। भैया नई मिनिस्ट्री बनाई गई है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स का, थोड़ा इसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है नई मिनिस्ट्री बनाने का। ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारे यहाँ पे जो कोऑपरेटिव मूवमेंट्स होती है ना, उनको ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे, हम लोग स्ट्रेंथ देंगे, उनको पॉलिसी फ्रेमवर्क देंगे और उनको लीगल फ्रेमवर्क देंगे। मतलब एक प्रॉपर कानून बनाए जाएंगे जिससे कोऑपरेटिव मूवमेंट्स को प्रॉपर स्ट्रेंथन किया जा सके, उनको आगे बढ़ाया जा सके, उनको अच्छी उनके लिए पॉलिसी बनाएंगे। अब देखिए कोऑपरेटिव मूवमेंट क्या होती हैं, इतनी जरूरत क्यों पड़ी। कोऑपरेटिव मूवमेंट का मतलब दोस्तों ये होता है कि जहां पे जो आम लोग होते हैं ना, आपके जैसे मेरे जैसे, वो मिलके कोऑपरेशन करते हैं। कोऑपरेशन मतलब क्या होता है, मिलजुल के काम करना, है ना, वो होता है। तो ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है और जो मिलके जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए काम करते हैं। ऐसा होता है ना जैसे अकेले आदमी तो कोई सुनता नहीं है, अकेले को कौन पूछता है, लेकिन अगर आप 1000 लोग हो जाओगे, 10,000 लोग हो जाओगे, तो बहुत सारे लोग आपकी बात सुनेंगे। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए होता है ना। एक आदमी के पास पावर नहीं होती है, लेकिन 10,000 आदमी के पास पावर होती है, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए होती है। इसके बहुत सारे शानदार आप एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे अमूल, है ना, अमूल डेयरी सेक्टर में जिसका दूध आता है, तो ये भी एक कोऑपरेटिव मूवमेंट ही है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है अमूल। ऐसे ही इंडिया में बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, चाहे वो आप डेयरी वाले सेक्टर में मान के चलिए, चाहे आप वो शुगर मिल वाले सेक्टर में मान के चलिए, है ना, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में मान, बहुत सारी कोऑपरेटिव मूवमेंट्स हैं इंडिया में और बहुत शानदार जिन्होंने काम किया है। लेकिन अभी भी इसके अंदर कुछ कमियां हैं जिनको दूर करने की जरूरत है, और इसी के लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाई गई है, ताकि इंडिया में इसको हम लोग और ज्यादा कर सकें। देखिए थोड़ा आगे इसके बारे में बात करेंगे। कुछ एग्जांपल जैसे इस में दिए हुए हैं, जैसे आप लोग बोल सो, जैसे फाइनेंस के नाम मामले पे आप बोले, फाइनेंस के मामले में तो होता क्या है, बहुत सारे किसान आपस में मिलके थोड़ी थोड़ी अमाउंट उसके अंदर जमा करते हैं, और जब उनको जरूरत पड़ती है तो वहां से अपनी जरूरत का जो है पैसा ले सकते हैं, जिसे बोला जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं। तो ये कई लेवल पे होती हैं, विलेज लेवल पे होती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं और स्टेट लेवल पे होती हैं। जो विलेज लेवल पे होती है इन्हें बोला जाता है प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज गांव की जरूरतों को समझती हैं कि इनको कितना पैसा चाहिए, वहां पे कितने किसान हैं, जो उसके मेंबर होते हैं। उसके बाद वो जाती हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स में, तो उनको बताती हैं कि सर इनको जो है मान लो 2 करोड़ रुपए चाहिए। ठीक है, तो यह प्रपोजल जाएगा इनके पास, उसके बाद यह प्रपोजल जाएगा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के पास, जो इनको पैसा प्रोवाइड कराएंगे। ये पैसा उसके बाद आता है नीचे किसानों को मिलता है, और किसान अपनी जरूरतों की चीजें यहाँ पे कर लेते हैं। मान लो किसी को फर्टिलाइजर खरीदना है या ट्रैक्टर खरीदना है ना, उस तरह की चीजें यहाँ पे होती हैं। तो ये बहुत शानदार एक एक चीज होती है ना, कि आप ग्रास रूट लेवल पे जो किसान होते हैं, ग्रास रूट लेवल पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, उनकी आप मदद कर सकते हो इस चीजों के थ्रू, है ना। बहुत बहुत शानदार एक चीज है। इसके कौन कौन से कानून के तहत इसको रेगुलेट किया जाता है। देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे आर रेगुलेटेड ऑन द स्टेट लेवल एंड दे आर रेगुलेटेड ऑन द सेंट्रल लेवल, बट मेजोरली दे आर रेगुलेटेड अंडर द स्टेट, बिकॉज कोऑपरेशन जो है ये स्टेट लेवल का सब्जेक्ट होता है। तो जो स्टेट लेवल पे जो है कोऑपरेशन मिनिस्टर होता है, कोऑपरेशन मिनिस्ट्री भी बनाई जाती है हर स्टेट के अंदर में, तो वो इसको थोड़ा बहुत रेगुलेट करते हैं, काम धंधा इसका देखते हैं। सेकंड इज रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज, ये भी जो है एक पर्सन होता है, एक ऑफिशियल होता है, वो भी इसकी कार्रवाई को देखता है। 2002 में सेंटर ने भी जो है एक लॉ पास किया था, जिसे कहा गया था कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को उन्होंने पास किया था, जिसे कहा गया मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। दिस वाज पास्ड बाय द सेंटर। तो दोनों देखा जाए तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सेंटर और स्टेट इसको दोनों ही एक तरह से रेगुलेट करते हैं, लेकिन जो मेजर रोल होता है वो स्टेट्स का होता है। ठीक है, ये याद रहेगा आपको। चलिए जी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि देखिए आज़ादी के समय के बाद से जो है कोऑपरेटिव मूवमेंट्स इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, लेकिन आजकल तो आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर इज डोमिनेटिंग, है ना। सो बिकॉज प्राइवेट सेक्टर इज डोमिनेटिंग, सो मतलब बैक बर्नर में आप देखो तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर बीइंग इग्नोर्ड। तो लेकिन उनकी जो प्रीवियस ग्लोरी थी उसको दोबारा से रिवाइव करना है। ग्रास रूट लेवल पे जो डेमोक्रेसी है, ग्रास रूट लेवल पे जो पीपल लोगों का जो कोऑपरेशन है, उसको दोबारा से रिवाइव करने के लिए ये बनाई गई है। सारे के सारे पॉइंट आपका एग्जाम में अपने उसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बात यह है कि कुछ स्टेट्स में ही कोऑपरेटिव सोसाइटी ज़्यादा सक्सेसफुल रही हैं, जैसे महाराष्ट्र में,
कर्नाटका में, गुजरात में बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही हैं। इसके अलावा दूसरी स्टेट में सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। तो अब जब मिनिस्ट्री ऑफ ये कोऑपरेशन बना दिया गया है तो डेफिनेटली अब बाकी के बचे हुए स्टेट्स में भी इसको ज़्यादा सक्सेसफुल तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और जहाँ तक फंडिंग की बात है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को फंडिंग सेंटर से आती है, सेंटर से वो फंडिंग स्टेट्स में जाती है, स्टेट से वो फंडिंग उसके बाद जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जाती है। और क्योंकि कुछ ही सेंटर्स में कुछ ही स्टेट्स के अंदर ये सक्सेसफुल रही है, इसका मतलब फंडिंग भी कुछ स्टेट्स को ही मिलता है, इसका मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कुछ स्टेट्स के अंदर ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो ये सारे के सारे कंट्री के अंदर ये मूवमेंट आए, सक्सेसफुल रहे, उसके लिए एक स्पेशल मिनिस्ट्री का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब क्या इसके पीछे कुछ पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है? क्या यहाँ पे हम डेमोक्रेसी का क्या यहाँ पे रोल हो सकता है? देखिए भैया, एक अमित शाह का एग्जाम्पल दिया है। अमित शाह बहुत समय तक गुजरात में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के हेड रहे हैं, उसके बाद वो स्टेट पॉलिटिक्स में आए, उसके बाद वो सेंटर पॉलिटिक्स में आए। अगर आप महाराष्ट्र में भी जाओ, महाराष्ट्र के कई बड़े बड़े लीडर्स जैसे अजीत पवार हो गए, है ना, या वहाँ के जो आईएनएससी के जो चीफ हैं शरद पवार हो गए, वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लीडर्स ही रहे हैं। फडणवीस को देख लीजिए आप। तो ये जो ग्रास रूट लेवल पे जो डेमोक्रेसी होती है ना, उसको भी जो है ये स्ट्रेंथन करता है। बहुत सारे लीडर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के इलेक्शन लड़ते हैं, वहां से फिर वो स्टेट इलेक्शन लड़ते हैं, फिर सेंटर के अंदर एंट्री करते हैं। तो ये ग्रास रूट लेवल पे भी कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा। नए नए लीडर सामने आएंगे, कॉम्पिटिटिव जो है लीडर वो सामने आएंगे, है ना। तो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के लिए यहाँ पे एक बड़ी सही चीज़ यहाँ पे हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे एक जो है पोटेंशियल क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं, वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि दैट cooperative societies have grown and experienced success only in few states। ठीक है, discuss the reasons and suggest solutions। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन यहां पे ये बन सकता है, इन द बैकड्रॉप ऑफ creating new ministry of cooperation by central government, discuss how this new initiative will strengthen the cooperative movements in India and democracy at ग्रास रूट लेवल। ठीक है, ये आपका बन जाएगा 10 नंबर का क्वेश्चन और 150 वर्ड्स में। ठीक है, आप जो है इसको यहाँ से हैंडल कर सकते हो। थोड़ा बहुत आपका एक्स्ट्रा डिटेल लिखनी है तो आप वो भी जो है गूगल वगैरह से करके कर सकते हो, बट इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। फ्यूचर में अगर कोई और इस पर एडिटोरियल वगैरह कुछ आता है तो उसको हम और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। चलिए ठीक है, अगला जो हम लोग करेंगे वो है जुडिशरी से रिलेटेड। कोई ज़्यादा कंटेंट इसमें दिया हुआ नहीं है, वो थोड़ा सा कंटेंट इसके अंदर दिया है, लेकिन आपको एक बात समझने की जरूरत है कि जैसे हमारे जो लेजिस्लेचर होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं और जुडिशरी होते हैं, ये हमारी डेमोक्रेसी के 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। अगर साथ में आप मीडिया को लेके चलो तो दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। हम यहाँ पे बात सिर्फ जुडिशरी की ही करने वाले हैं। देखिए, जो फ्रीडम होती है लोगों की, या फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं पब्लिक के, है ना, या कॉन्स्टिट्यूशन ओवरऑल की हम लोग बात करते हैं, इसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? जुडिशरी करता है ना। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जुडिशरी। तो जुडिशरी के अंदर कौन होते हैं, मतलब कौन करता है? जजेस करते हैं। तो इसका मतलब जजेस की अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, क्योंकि देख लिया अगर आपने कोई गलत जज को अपॉइंट कर दिया तो वो गलत डिसीजन सुनाएगा, और एक जज का सुनाया हुआ डिसीजन का इंपैक्ट पूरी कंट्री पे होता है ना। सुप्रीम कोर्ट के अगर किसी जज ने कोई जजमेंट सुना दिया है तो उसका इंपैक्ट पूरी कंट्री पर, बहुत बड़ी कम्युनिटी पे होता है। आप समझ लिए, जैसे कि एग्जांपल से, जैसे एलजीबीटी कम्युनिटी होती है ना,
अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने बोल दिया कि जो एलजीबीटी कम्युनिटी है ना, ये एग्जिस्ट नहीं करती, या फिर आप ये बोल दीजिए कि जो थर्ड जेंडर है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब तो एलजीबीटी कम्युनिटी होगी या जो थर्ड जेंडर होगा उसको वो कंप्लीटली इग्नोर हो जाएगा, लाखों करोड़ों लोग, है ना। तो वो प्रॉब्लम यहां पे हो जाएगी। अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोल दिया कि जो आई डू नॉट रिकॉग्नाइज लेस्बियन एंड गे रिलेशनशिप्स, तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं या जो लोग गे हैं या लेस्बियन हैं, तो उनकी तो पूरी कम्युनिटी ही एकदम से साइड लाइन हो जाएगी। तो एक छोटा सा डिसीजन लिया हुआ किसी सुप्रीम कोर्ट के जज का या हाई कोर्ट के जज का एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को इंपैक्ट कर सकता है। समझ रहे हो इस बात को? बहुत ज्यादा गहरी बात है ये अगर समझी जाए तो। इसीलिए जो जजेस की जो अपॉइंटमेंट है ना, एक बहुत क्रूशियल फैक्टर होता है, बहुत क्रूशियल फैक्टर। और 1993 में जजेस की अपॉइंटमेंट को लेके जो है सुप्रीम कोर्ट ने कई बातें बोली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जजेस की जो अपॉइंटमेंट होती है वो इस तरह से होनी चाहिए कि उसको सिलेक्ट, बेस्ट प्रैक्टिस हम लोग यूज करनी चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस, और मोस्ट सुटेबल पर्सन को ही सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो ऐसा पर्सन को सिलेक्ट करना चाहिए जो बेस्ट हो, ठीक है, फियरलेस हो, वो डरे ना किसी से, और कॉम्पिटेंट हो, उसको कानून का अच्छा ज्ञान हो, एक्सपीरियंस हो, ऐसे पर्सन को हम लोग अपॉइंट करेंगे। अब इसके लिए कोलेजियम सिस्टम बनाएगा जो प्रेजेंट में भी काम करता है। यह कोलेजियम सिस्टम हाई कोर्ट में भी होता है और सुप्रीम कोर्ट में भी होता है। इसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट की हम लोग बात करें, और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। तो किसी भी जज को जो अपॉइंट करने की बात आती है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकेला पर्सन नहीं होता जिसको अपॉइंट करता है भैया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ 4 सीनियर जजेस भी होते हैं। ये सारे के सारे जब डिसाइड करते हैं कि हाँ ये पर्सन कॉम्पिटेंट है, इसको अपॉइंट किया जाना चाहिए, तब अपॉइंट किया जाता है। तो इतने बड़े बड़े लोग जब किसी को अपॉइंट करेंगे इसका मतलब अपॉइंटमेंट अच्छी होगी और वो बंदा डिसीजन भी अच्छे सुनाएगा। हालांकि कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, वो एक अलग केस है, बट स्टिल 5 जज अगर किसी जज को अपॉइंट करते हैं तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस। पास्ट में देखिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखना चाहिए एग्जीक्यूटिव से या नहीं रखना चाहिए, इसके लिए अलग से डिबेट हो सकती है, अलग से हम लोग कभी डिबेट करेंगे, है ना। क्या है, जुडिशरी को कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होना चाहिए या फिर थोड़ा बहुत लेजिस्लेचर्स का और एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल होना चाहिए, दैट वुड बी अ सेपरेट टॉपिक ऑल टुगेदर। बट इन द पास्ट ऑल्सो, जैसे केटी शाह हो गए या अंबेडकर जी हो गए, बख्शी टेक चंद जी हो गए, इन्होंने 1948-49 में जब इंडिया आज़ाद हुआ था उस टाइम पे बार बार पार्लियामेंट के अंदर इस बात पे जोर दिया था कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए और कॉम्पिटेंट भी होना चाहिए, है ना। सिर्फ इंडिपेंडेंट होने से काम नहीं चलेगा, कॉम्पिटेंट भी तो होना चाहिए। अगर आप इंडिपेंडेंट हो लेकिन कॉम्पिटेंट नहीं हो तो आप गलत सलत डिसीजन सुनाओगे, है ना, तो भी कोई फायदा नहीं है। और अगर आप इंडिपेंडेंट हो और कॉम्पिटेंट भी हो, वो आपके लिए बेस्ट है। तो 2016 में एक, मतलब उससे पहले सरकार ने एक बिल पेश किया था जिसे कहा गया था एनजेएसी, एनजेएसी जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसके अंडर में जजेस की अपॉइंटमेंट में सरकार की भी जो है कुछ डिसीजन मेकिंग पावर होती। लेकिन कोर्ट ने इसको क्या बोला कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब जजेस के अपॉइंटमेंट में सरकार का कोई मेजर हाथ नहीं होगा। सरकार ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है, जब वो प्रपोजल भेजता है कोर्ट सरकार को, तो जो आईबी होती है हमारी, इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, वो अपनी रिपोर्ट भेजता है, और जो सरकार होती है वो अपनी रिपोर्ट भेजती है। लेकिन अगर जुडिशरी ने डिसाइड कर लिया कि इसको अपॉइंट करना है तो वो अपॉइंटमेंट होगा ही, ठीक है। सरकार सिर्फ ये कह सकती है कि सर मुझे इसमें थोड़ा सा रिजर्वेशन है, मतलब थोड़ा डाउट है, अदरवाइज सरकार के इससे ज्यादा कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब देखिए समय बदल गया है, 2021 आ गया, तो नए नए चैलेंज भी आ गए हैं सरकार कोर्ट के सामने, है ना। देखिए सोशल मीडिया आजकल आ गया है, सोशल मीडिया का प्रेशर तो पड़ता ही है जजेस के ऊपर। आपको याद होगा 3-4 दिन पहले भी मैंने एक एडिटोरियल करवाया था जिसमें रमन्ना जी ने, सीजीआई जी ने एक एडिटोरियल लिखा था जिसमें उन्होंने लॉ की बात की थी और ये भी कहा था कि कैसे सोशल मीडिया जजेस को इम्पैक्ट करता है ना। तो वो चीज़ भी देखने वाली है। तो ये पूरे का पूरा मामला इस अपॉइंटमेंट के अंडर में ही है। अभी जो इंडिया में प्रेजेंट जो कोलेजियम है उसके अंदर कौन कौन है, हमारे चीफ जस्टिस हैं एन वी रमन्ना जी हैं, जस्टिस आर एफ नरीमन हैं, जस्टिस यू यू ललित, ए एम खनविलकार और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़।
बहुत शानदार कॉलेजियम है इस टाइम पे। मुझे ऐसा लगता है कि अब तक का सबसे बेस्ट जो है ये कॉलेजियम इस समय पे इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। तो ठीक है, देखते हैं फ्यूचर में क्या काम करेगा। अगला जो आर्टिकल ये है जो आपका हिंदू से है, ये इंडियन एक्सप्रेस से नहीं है, लेकिन छोटा सी आर्टिकल, लेकिन आपको बता देता हूँ। देखिए हमारी जो पार्लियामेंट के अंदर जो है आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 118(1) जो है ये पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के बारे में बात करता है। हमारी पार्लियामेंट में दो तरह की कमेटी होती हैं, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी, दूसरी होती है एड हॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी जो है परमानेंट कमेटीज़ होती हैं, एड हॉक कमेटी किसी टेम्परेरी पीरियड के लिए, किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए लाई जाती हैं। ठीक है, चलिए, जैसे आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गया, एस्टीमेट कमेटी हो गया, ऐसी बहुत सारी कमेटी होती हैं जो परमानेंट कमेटी हैं। एड हॉक कमेटी होती हैं, जैसे इंक्वायरी कमेटी होता है, जैसे कोई मान लो कोई बड़ा स्कैम हो गया, जैसे बोफोर्स एक स्कैम हुआ था, आपको याद होगा, राजीव गांधी का नाम जिसमें आया था, उसके बाद उनकी सरकार भी गिर गई थी। एक जो स्कैम हुआ था, स्टॉक मार्केट वाला स्कैम हुआ था, बिग बुल है ना, जिनको बोला जाता है, जिसके ऊपर मूवी भी बनी है अभिषेक बच्चन वाली। तो इस तरह के स्कैम के लिए जो इंक्वायरी बिठाई जाती है पार्लियामेंट की, और वो इंक्वायरी करते हैं क्या चीज़ें हुई, क्या चीज़ें नहीं हुई। एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, जैसे ही कोई बिल प्रपोज किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा या राज्यसभा में, तो वो बिल जो है स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाता है। स्टैंडिंग कमेटी उसके ऊपर हर क्लोज के ऊपर डिस्कशन करती है और अमेंडमेंट भेजती है और अपनी सजेशंस देती है। इसी तरह का एक बिल था जिसे कहा गया था डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, बिल, अभी एक्ट नहीं, बिल 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद इसको भेजा गया था स्टैंडिंग कमेटी के पास में। इस स्टैंडिंग कमेटी की जो चेयरपर्सन थी वो थी मीनाक्षी लेखा जी। ठीक है, मीनाक्षी लेखा जी। अब मीनाक्षी लेखा इसकी चेयरपर्सन थी, तो इसका मतलब उनके अंडर में काम होता था। अभी जब मोदी जी ने एक्सपेंशन किया है कैबिनेट का, तो मीनाक्षी लेखी जी को जो है मिनिस्टर बना दिया गया। इसका मतलब मीनाक्षी लेखी जब वहां पे इन्वॉल्व हो जाएंगी, तो इस कमेटी का क्या होगा, इस बिल के ऊपर जो डिस्कशन चल रही थी उसका क्या होगा। ये बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये बिल में प्रॉब्लम आ जाएगी अभी तो। और जो देखिए बिल, ये जो स्टैंडिंग कमेटी होती है ना, ये सिर्फ प्रपोजल दे सकती है, सिर्फ एडवाइस दे सकती है, सजेशंस दे सकती है, इसके पास कोई इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी नहीं होती है। तो इसके अंदर जो है बीजेपी के मेंबर भी होते हैं, कांग्रेस के मेंबर भी होते हैं, दूसरी पार्टीज के मेंबर भी होते हैं। तो इस पे कुछ बिल में कुछ ऐसे प्रोविजन थे जिसको लेके कांग्रेस के कुछ मेंबर ने ऑब्जेक्शन किया था। जैसे इसके अंदर प्रोविजन था पावर टू सेंटर, ज़्यादा पावर इसमें सेंटर को दे दी गई है। अगर सेंटर चाहे फ्यूचर में, तो कोई भी जैसे एजेंसी होती है, जैसे सीबीआई होती है या सीआईडी होती है या एनआईए होता है, उनसे कुछ पावर अपने पास रख सकती है, जो कि काफ़ी डेंजरस है अकॉर्डिंग टू दीज मेंबर्स। और जो इसमें चिल्ड्रन की डेफिनेशन दी गई है, जैसे कहा गया है कि जो लोग 18 साल से कम होते हैं वो बच्चे हैं, जो 18 साल से ज़्यादा होते हैं वो एडल्ट हैं। तो इस डेफिनेशन को भी लेके कई मेंबर्स ने ऑब्जेक्शन यहाँ पे क्रिएट किया, बट वो आज का मैटर नहीं है। मैटर ये था कि स्टैंडिंग कमेटी थी और स्टैंडिंग कमेटी के कई सारे मेंबर को अभी मिनिस्टर बना दिया गया है। अब ये एक स्टैंडिंग कमेटी का फ्यूचर क्या होगा वो थोड़ा सा अभी डार्क में चला गया है। ठीक है, तो जिसको लेके थोड़ा सा आर्टिकल था, थोड़ा सा मैंने आपको पार्लियामेंट्री कमेटीज के बारे में बता दिया है, क्या होती हैं, क्या इनका काम होता है। ठीक है, थोड़ा आपको और डिटेल में जानना है तो आप लक्ष्मीकांत पढ़िए, उसमें सेपरेट चैप्टर दिया हुआ है। आप उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा एनालिसिस। कोई ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूज़ आज ज़्यादा नहीं थी, कम नंबर ऑफ न्यूज़ थी, बट इंपॉर्टेंट थी आपके एग्जाम के हिसाब से। ज़्यादातर जो है जीएस पेपर 2 से ही आज हम लोगों ने कवर किया है, और कोई खास न्यूज़ आई ही नहीं। ठीक है, तो ये था आज का पूरा एनालिसिस। आप जो है हमें इंस्टाग्राम पे जो कर सकते हो, आप लोग सब इंस्टाग्राम तो चलाते ही हो, तो वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। बढ़िया बढ़िया हम आपके लिए वहाँ पे अपडेट्स लेके आते हैं। आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, और व्हाट्सएप का लिंक तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया ही हुआ है, आप उसको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। दैट इज़ ऑल फॉर द डे। सीखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, अपने दोस्तों को अपने हमारे साथ जोड़िए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।